मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एनडीए की सरकार इन कामों को और तेजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का, उसके लिए निरंतर काम हो रहा है। उसमें और भी तेजी से हम सब मिलकर काम करेंगे और किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। राजनीति में हम अपने देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। किसानों की सेवा, जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। मैं स्वयं, मेरे साथ पूरी टीम, मेरे मंत्रीगण यहां पे हैं, एक टीम के रूप में अधिकारियों के साथ मिलकर हम काम करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। आज ही मैं संकल्प पत्र अपने अधिकारियों को सौंपने वाला हूं बैठक में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कल्याण के कौन से कदम उठाएंगे उसके वचन मोदी की गारंटी दी है। उनको पूरा करने के लिए भी आज से काम प्रारंभ होगा और हम सब मिलके खेती और किसानों के कल्याण उस काम में अभी से जुटते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जहां तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। प्रधानमंत्री को सब कोई जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत उत्प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। हम विभाग के सारे जो सब्सटेंस होते हैं, इसके जो सारांश होते हैं, इसी बात से हम समझ गए और हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमको इस लायक समझते हैं। और क्यों न समझें, भारत में वाहिद एक प्रधानमंत्री और लीडर वो हैं जो देश के सभी तबके के लोगों का, चाहे ईंट हो, पत्थर हो, जीव हो, प्राणी हो, सभी के बारे में वो जानते हैं कि कहाँ क्या जरूरत है सेवा करने की और उसके अनुसार वो काम करते हैं। तब तो 62 साल के बाद ये तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का मौका मिला है और उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने का एक मौका मिला। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो उनका विजन है कि गरीब जहाँ रोशनी अभी नहीं गई है या जाना बाकी है या कम गई है, उन जगहों में हम रोशनी पहुँचावें। और उस संबंध में ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ये इंडस्ट्री है, इसका एक अहम भूमिका होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। वैसे डिटेल यहाँ समझने के लिए आए हैं और हमारा एक गुड लक भी है कि हमारे साथ राज्य मंत्री के रूप में मैडम आई हैं। ये भी एक अनुभव के धनी पॉलिटिशियन है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों का काम एक परस्पर एक दूसरे से जो कोऑपरेटिव नेचर का होता है उस तरह से होगा और इस विभाग को हम लोग उन्नति के
अगला शिखर पर ले जाने का प्रयास करेंगे, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। सर 100 दिन के प्लान के बारे में कुछ बताएंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अभी कुछ नहीं, अभी जब विभाग में हम आए हैं तो विभाग के सारे चीज को समझने के लिए आए हैं, समझेंगे और उसी समय 100 दिन का 200 दिन का जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का आदेश है उसी के अनुरूप हम लोग प्लान बनाएं। So let me begin by saying that it's for me an immense honor, a very great privilege to be once again given the responsibility of leading the Ministry of External Affairs. You all know that in the last term this ministry actually performed exceptionally well. It rose to many challenges. We delivered where the G20 presidency was concerned. We took on the challenges of COVID, including Vande Bharat mission and vaccine Maitri supplies. We also were the center of crucial operations like Operation Ganga and Operation Kaveri. So quite apart from the normal diplomacy, I think I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। आप विदेशों में देखेंगे जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से ही अधिकांश कार्य हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग प्रोसेसिंग में अभी भी उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। और ऊंचाइयां इसलिए नहीं, ऊंचाइयां इसलिए क्योंकि उसको सीधा जनता के साथ जोड़कर उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं में एक अपना अहम योगदान देने का काम किया। उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए
और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूं। सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें। 100 दिन का रोड मैप क्या है आपके मंत्रालय का? क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार 100 दिन के रोड मैप की बात कर रहे हैं। मुझे कम से कम 100 घंटा दे दें, पहले विभाग को समझ लूं, जान लूं। बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना। इसके तुरंत बाद हम लोगों ने ब्रीफिंग मीटिंग रखी है, एक बार स्टडी कर लें हम लोग, पूरी तरीके से समझ लें। 100 दिन का रोड मैप आप लोग के सामने विस्तृत तौर से रखा। One thing, earlier to that, India Alliance was saying that they were calling NDA leaders to make them prime minister. Now they are saying that it's a Jhunjhuna Vibhag which the alliance partners are getting. बिहार के लोगों को खास तौर से कुछ मिला नहीं। Bihar has got 8 ministries, but still they are taunting them. Well, I have said this repeatedly, that it's not about the ministry, it's about the minister. It's never about a government, it's about the person who's leading it. It's never about an alliance, it's about the person who's leading it. It's always about the Netritva Karta, the person who's leading the thing. I have given example of my father. जो जिम्मेदारी जिस विभाग की उनको दी गई, जिस तरीके से उन्होंने उस विभाग में कार्य करके उस विभाग की पहचान बनाने का काम किया, मुझे लगता है हम जितने भी सहयोगी हैं, जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है, महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है। और खास तौर पर अगर आप उसका जुड़ाव देश के गरीब वर्ग से अगर आप देखें, फूड प्रोसेसिंग का मैंने जिक्र किया, किसानों की जब आय को दुगना करने की हम लोग सोच रखते हैं, जब किसानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हम लोग बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में आप मेरे विजन में भी देखेंगे मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की। मैंने हाजीपुर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मैंने हमेशा कहा हाजीपुर का केला है वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनते हैं, बट वहां पे ऐसे यूनिट्स नहीं हैं। अगर ये यूनिट्स वहां पर लग जाएं, जिस प्रदेश से मैं आता हूं मखाना आज की तारीख में देश में नहीं दुनिया में उसकी मांग है, ऐसे में अगर उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं पर लग जाएं जहां पे किसान उसका उत्पादन करते हैं, तो उनके हाथ में ज्यादा दाम आएगा। जितने भी सहयोगी हैं, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से एमएसएमई की जिम्मेदारी दी गई है, ये कहीं ना कहीं देश की रीढ़ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको मजबूती है। कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा बल अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी को दिया था तो वो एमएसएमई सेक्टर को दिया गया था, पंचायती राज है। तो मुझे लगता है जितने भी सहयोगियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो समाज के उस वर्ग को दी गई है जिसकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। Why these kind of statements? That's what my question is. Why? Because they want to downsize. They want to show that the importance not being given, the Prime Minister is not taking care of their allies. This is what they wish. अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी विपक्ष करता आया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इन मंत्रालयों के कार्य वो देखेंगे, अपने आप उनको समझ में आएगी कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। जैसे आपने बोला है, मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द कैबिनेट राइट नाउ, और इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है जिसमें स्कोप और पोटेंशियल इतना ज्यादा है, तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को, और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी और हमारे आंध्र प्रदेश के लोग, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये जिम्मेदारी को 100% फुल फ्लेजली जस्टिस करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। इसका स्कोप जिस तरह से कल मोदी जी से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी एंकरेज किया था कि यंगस्टर्स को इस फील्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे भारत का गौरव और गवर्नमेंट का गौरव, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है।
तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट उसके साथ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी एंकरेज किया, एक मिशन मोड में काम करने का डायरेक्शन भी हमें दिया। और जैसे NDA 1, NDA 2 में एक प्रोग्रेस था इसमें, और उसको थोड़ा बढ़ावा देते हुए वो कंटिन्यूटी को हम आगे रखेंगे। और परसों हम चार्ज भी लेंगे इस मंत्रालय का, तो उसके बाद थोड़ा रिव्यू मीटिंग रखकर आगे का प्लान करेंगे। मोदी जी का एक वो है कि एक सिस्टम उन्होंने बनाया, 100 दिन का एक प्लान बनाओ, फिर उसके बाद आगे का भी 5 साल का भी 10 साल का भी जिस डायरेक्शन में जाना है उसका भी प्लान बनाओ, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। एविएशन में एक आज के दौरान आप देखिए तो पहले तो होता था एक रिच मैन्स व्हीकल की तरह होता था हवाई का जो ट्रैवल है, पर अभी मध्य स्तर के लोग और थोड़े पीपल फ्रॉम द लोअर एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो एबल टू ट्रैवल थ्रू एयर, तो उनको ये जो सुविधा है हवाई ट्रैवल की, तो उसको और बेहतर बनाने की, उनको और करीब लाने की कोशिश जरूर मैं करना चाहूंगा। It's indeed my honor that the Prime Minister has given me the responsibility of the Communications Ministry. Both the Telecom Division as well as the India Post Division have a tremendous role to play on a global stage as well as on a local stage to enjoin the hearts of millions of people across our country and across the world. Under his leadership, there has been a revolution in this department, and on this day, I vow to persevere and put in my best to ensure that we deliver according to the aspirations of the Prime Minister as well as the 140 crore people across the length and breadth of this country. It is also a little bit like coming full circle for me, because as mentioned, I worked as a junior minister in this department many years ago in 2007, 2008 and 2009, and therefore for me this is also a department with which I have had tremendous emotional ties. It is my sincere effort to ensure that we live up to the expectations of the people of India under the leadership of the Prime Minister. Thank you very much. First of all, I thank all the media friends who have come here in the Office of the Parliamentary Affairs to witness the official taking charge of the ministry. I thank Honorable Prime Minister Modi ji for entrusting me with this huge responsibility. I will ensure that along with my both the colleagues, Arjun Ram Meghwal ji and L. Murugan ji, three of us will ensure that Prime Minister's wish to run the Parliament smoothly, taking everybody along successfully. We are committed to the job and we will ensure whatever it takes, we will reach out to everyone. I also would like to urge all the political parties, all the honorable members of Lok Sabha and Rajya Sabha for their kind cooperation. सबसे पहले तो हम अभी लोकतंत्र के मंदिर में हैं। पार्लियामेंट में ही हमारा देश का भविष्य का चर्चा होती है और यहीं से निर्णय करके देश का हम सेवा करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक सदस्य, सबका मकसद एक है, देश का सेवा। इसलिए पार्लियामेंट चलाने में सबका योगदान चाहिए, यही उम्मीद है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास,
ये हम पार्लियामेंट से ही इस स्पिरिट को आगे ले जाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नई जिम्मेवारी दी है और विकसित भारत के लिए, विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, मेरा पूरा एफर्ट मैं उसमें लगाऊंगी कि महिला, बाल और जो बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं उसको नीचे तक पहुंचे और डिपार्टमेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको और तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जा सके। और उसके साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालयों के साथ, चूंकि महिला बाल विकास मंत्रालय कई मंत्रालयों को साथ लेकर चलती है और कई से हम सहयोग लेते हैं, काम करते हैं, तो विभिन्न मंत्रालयों के साथ एक समन्वय बनाकर जो कार्य किए जा रहे हैं, जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य को आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। Oil production from the 98/2 well will increase to 45,000 barrels per day very soon, and gas production will also start soon. From the Western Offshore, ONGC has already floated a tender to get an international technology partner. All international oil and gas majors having an annual revenue above $75 billion have been invited to participate in the international tender. I'll repeat, all international oil and gas majors with an annual revenue of over $75 billion have been invited to participate in the tender. Now you come to green hydrogen, which is one of my favorite areas, and I know many of you share that passion also, along with biofuels. The first green hydrogen plant, 10 megawatts, was commissioned on 27th May 2024, even whilst the elections were over. Now clearly, because of the code of conduct, we could not make a major thing on it, but I think it's a great achievement. We did not allow the somewhat extended electoral process to interfere in our work, which meant that MOS and I could not be there on that happy occasion to participate in the inauguration. Of course, at that stage, we didn't even know whether we will be in this ministry or not. But now what I can say is that it's a very big milestone to have a 10 megawatt plant commission. Many of our oil PSUs are in the process of issuance of tender to supply green hydrogen. Green hydrogen station at Kochi has been commissioned for bus plying from Kochi airport. And one of my talking points in the last few interactions with you has been that we are the first country in the world to employ green hydrogen buses. And I am very happy to inform you that 15 of these buses are now plying, 11 in Delhi and 4 in Vadodara. So that again, now somebody will turn around and ask me what is the viability. You know, when you are at this stage of pioneering, starting a new project, you want to demonstrate that. And as we get into green hydrogen more, the cost will also keep coming down. But I think it's a very good start. I was frankly hoping to do this, but I couldn't talk in the last, how many days was the electoral process? 85 days or so. So 85 days ago, we were hoping to get it done. It was done. Today I can tell you that 11 of them are applying in Delhi and 4 there. One in Kochi also, 2. Not yet. No, I'm not as BPCL. Who is this going to do it? That's what I'm saying. Please encourage. Now you have a minister also from Kerala, so then the green hydrogen refinery, Panipat 10 KTA, Mathura 5 KTA, and Paradeep refinery of 10 KTA plants will be installed by IOC soon. Would you like to tell us something about it, or? I think after. Okay, good. Refinery and Petchem, BPCL is in an advanced stage to set up greenfield refineries, and GAIL is also planning an ethane cracker unit for petrochemicals. BPCL's Bina refinery is coming up, and Cauvery Basin refinery is also coming up.
by IOCL at Chennai. Okay. Now, ethanol, which is again one of my favorite stories. I'm very happy to inform you that in the month of May, for a month alone, on a month alone basis, we were able to cross 15% of ethanol blending. As you know, the Honorable Prime Minister had set a target of originally of 20% blending by 2030. Just to give you the historical background, when the Prime Minister assumed responsibility in 2014, at that stage, ethanol blending was about 1.4%. He set a target of 10% blending by November 22. We were able to accomplish that 5 months in advance. And at that stage, we moved the 20% blending target from 2030 to 2025. So I can tell you that on the basis of what I have seen and the basis of the work in progress, I am reasonably confident that the 20% blending target, which was brought forward from 2030 to 2025, will be completed by the 2025 ethanol year. Is that the correct term? Okay. Subscribe to One India channel and never miss an update.